आदाब, नमस्कार। रेड माइक पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूँ सौरभ शुक्ला। हमारे साथ हैं डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा और हम आज एक बहुत अहम मुद्दे पर बात करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हैं। पूरा दिन भर आज एक मुद्दे को लेकर के संसद में बहसबाजी हुई, आरोप प्रत्यारोप हुए। यहाँ तक कि शायद पहली बार है कि संसद के फर्स्ट फ्लोर पर जाकर के कांग्रेस और विपक्ष के सांसदों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने की वजह रही कि मनरेगा नाम की स्कीम, जो महात्मा गांधी के नाम पर गांव में रोजगार देने वाली स्कीम थी और इसे गेम चेंजर स्कीम कहा जाता था। एक वक्त पर मनमोहन सिंह की सरकार लाई थी, इसमें रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाता था। उस स्कीम का नाम बदलने की बात हो रही है। उस स्कीम का नाम बदल करके वीबीजी राम जी करने का प्रस्ताव बीजेपी सरकार ने रखा है। और इसको लेकर के तस्वीरें आप देखिए, प्रियंका गांधी प्रदर्शन लीड करते हुए नजर आई और उन्होंने कहा कि ये संविधान के खिलाफ है। बीजेपी जानबूझ करके नाम बदलने की सियासत करती है। महात्मा गांधी का नाम हटाया जाना किसी भी स्कीम से बेहद दुखद है। ये संविधान के खिलाफ है, ये संविधान की भावनाओं के खिलाफ है और उन्होंने सरकार पर तीखा हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार योजनाओं के नाम बदलने में ज्यादा रुचि दिखा रही है, लेकिन लगातार मनरेगा की जो फंडिंग है वो घटाई जा रही है। पैसा खर्च होता है तो मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने पर आप चुप रहते हैं। ये भी कहा कि बिल में कम काम के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 करने की तो बात की गई है, लेकिन दिहाड़ी बढ़ाने का जिक्र नहीं है। तो काफी भावुक प्रतिक्रिया दी है। महात्मा गांधी का नाम हटाया जा रहा है, इसको लेकर प्रदर्शन सड़क से लेकर के संसद तक शुरू हो गया है। हमारे साथ कार्तिकेय बत्रा जी हैं। पहले द रेड माइक पाठशाला का जरा माहौल बना दिया जाए, जरा जो उनका सिग्नेचर म्यूजिक है, स्ट्रिंग है, वो चला दिया जाए, फिर आगे चर्चा की जाए। तो हमारे साथ कार्तिकेय बत्रा जी हैं। आज प्रियंका गांधी भावुक हो गई और प्रियंका गांधी ने भावुक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भले ही महात्मा गांधी उनके परिवार के सदस्य ना रहे हों, लेकिन वो पूरे देश के लिए परिवार जैसे हैं। किसी एक व्यक्ति की सोच या पसंद के आधार पर इतनी बड़ी योजना में बदलाव करना सही नहीं है। बापू तो राष्ट्रपिता है और अपने पिता का नाम अगर किसी स्कीम से मिटता हुआ देखें तो हर भारतीय को बुरा तो लगना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपिता का नाम बदला जा रहा है, भगवान राम से बदला जा रहा है। तो इतनी स्कीम है, उनका नाम राम से रखिए, लेकिन स्कीम ऑलरेडी जिसका नाम मनरेगा था उसको हटाने की क्या जरूरत है। ये मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू। डॉक्टर बत्रा साहब का एक बहुत शानदार पीस इंडियन एक्सप्रेस पर पब्लिश हुआ है और वो आप पढ़ सकते हैं जाकर के। बत्रा साहब, ओवर टू यू। अब आप अपनी पाठशाला में पढ़ाइए हम सबको। थैंक यू सौरभ। आपने बहुत अच्छी शुरुआत की सौरभ की। महात्मा गांधी जी के नाम पे एक एक्ट था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, अभी भी है। और आपने कहा कि जैसे यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे इसको लाया गया था, यूपीए 1 में लाया गया था, यूपीए 2 में आता है तो इसका नाम बदल के महात्मा गांधी नाम जोड़ दिया गया था इसमें। और जब 2014 में मोदी जी आए तो उनके पहले कुछ स्पीचेस में एक स्पीच ये थी कि मैं नरेगा को बंद नहीं करूंगा, मैं इसको यूपीए सरकार के एक फेलियर की स्मृति की तरह जारी रखूंगा। हालांकि जब वो प्रधानमंत्री के पद के लिए 2014 में चुनाव लड़ रहे थे तो कई बार कहते थे कि नरेगा जैसी स्कीम का कोई मतलब नहीं है, ये स्कीम को हम इतना प्रोत्साहन शायद नहीं देंगे। और सौरभ, ये बात सत्य है कि जब 14 में ये सरकार आई, मुझे पता है क्योंकि मैं मनरेगा में 2015 से 18 तक मैंने बहुत जमीन पे काम किया, पूरा एक साल एक तरीके से पैरालिसिस था मशीनरी में कि मनरेगा आगे कंटिन्यू होगी या नहीं, लेकिन वो चली। वो क्यों चली सौरभ? क्योंकि उसकी फंडिंग कम होती रही, हर साल फंडिंग बजट में उसमें पैसा कम भी होता बढ़ती रही एक्चुअली शुरू में। मतलब इंटरेस्टिंग बात यह है कि एनडीए सरकार मनरेगा कोसती भी रही और फंडिंग शुरू में बढ़ाती भी रही कई सालों तक। मैं आता हूं, जो आप कह रहे हैं ये रिसेंट ईयर्स का डेवलपमेंट है। तो उस समय ये कैश ट्रांसफर ये सब शुरू नहीं हुआ था अभी, यूपीआई और जनधन, आधार एक्सेट्रा। तो बहुत लंबे समय तक सौरभ, इनफैक्ट इवन कोविड में भी मनरेगा केवल एक ऐसी स्कीम थी जो किसी भी क्राइसिस के दौरान सरकार एक बटन दबाती थी और कहती थी चलिए मनरेगा के दिन बढ़ा दीजिए।
तो मनरेगा एक शॉक अब्जॉर्बर स्कीम थी। शॉक अब्जॉर्बर का मतलब क्या हुआ, जैसा कि आपने जिक्र किया, हर घर को ग्रामीण इलाकों में हर साल 100 दिन का काम मिलना, अनस्किल्ड मतलब मजदूरी, उसका एक रेट सेट करते थे। हर राज्य में एक अलग रेट था दिहाड़ी का, और 15 दिन के अंदर उसका पेमेंट होना होता था। ये प्रावधान था, और 100 दिन तक आप काम कर सकते हैं मिनिमम, लेकिन फिर वो 100 दिन तक ही रहता था। अगर 100 दिन से ऊपर जाता था कोई राज्य, तो वो फंडिंग राज्य सरकार खुद देती थी। सेंटर दर्शकों को बता दें बत्रा साहब कि 2009 में जब यूपीए 2 आई, दोबारा सरकार में आई, तो उसमें मनरेगा स्कीम का बहुत बड़ा रोल था। बिल्कुल वोट दिलाने में बिल्कुल, लोगों ने खूब भर भर के कांग्रेस को वोट दिया 2009 में। बस इतना बोलना था, 100%। जारी और रखें। जिस एनएसी को हम कोसते हैं, एनएसी जो उस समय सोनिया गांधी जी किचन कैबिनेट बोला करते थे जिसको, उस एनएसी का भी इसमें एक रोल था इस स्कीम को लाने में। आपको याद होगा उसमें बहुत सारे सोशल साइंटिस्ट वगैरह उसमें बैठते थे, और इस स्कीम का एक अच्छा रोल आउट वगैरह हुआ, पहले कुछ जिलों में, फिर सभी में कवर कर दिया गया। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि शॉक अब्जॉर्बर स्कीम थी, 100 दिन का काम मिलता था। अगर 100 दिन से ऊपर गया तो उसकी फंडिंग राज्य सरकार करती थी, अदरवाइज केंद्र सरकार पूरा का पूरा दिहाड़ी का बिल देती थी। मटेरियल इसमें ऐसा था सौरभ की एक रिस्ट्रिक्शन था कि आप अगर कोई काम हो रहा है मनरेगा में, वो काम हो सकता है कोई तालाब बन रहा है, कोई सड़क ले हो रही है, कोई एनआरएलएम का प्रोजेक्ट हो रहा है, कहीं टॉयलेट बन रहा है, ये सब काम होते थे मनरेगा में। तो मटेरियल 40% से ऊपर उसकी कॉस्ट नहीं हो सकती थी टोटल प्रोजेक्ट की, क्योंकि उद्देश्य ये था कि हमें लोगों को रोजगार देना है। तो वो कहते थे कि लेबर का जो कंपोनेंट है वो 60% से ज्यादा ही रहना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए 60% से। ऐसा नहीं कि आप 80% काम जेसीबी से करवा दीजिए और 20% लेबर का उसमें बत्ता रखिए, ऐसा नहीं, वो 60-40 का रेशियो बना के रखते थे। तो ये सारे प्रावधान थे मनरेगा में, और एक समय पर आईएलओ ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, मनरेगा की बहुत तारीफ करते हुए कहा था कि भारत में ऐसे स्कीम से हम भी सीखे हैं, पूरी दुनिया सीखी है। 2023 में एक स्टडी आई, कार्तिक मुरलीधरन, पॉल नीहाउ, संदीप सुक्तांकर, बहुत जबरदस्त इकोनॉमिस्ट है, इनके साथ मैं काम भी कर रहा हूं और कर भी चुका हूं। इस स्टडी में यह पाया गया कि अगर मनरेगा अच्छे से इंप्लीमेंट होता है तो वो गरीबी मिटाने में, आय बढ़ाने में और लोकल इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने में एक बहुत अच्छा रोल निभा सकता है। खासकर सौरभ, ये उन लोगों की मदद कर सकता है जो जमींदारी के इलाकों में रहते हैं, जहां पे बड़े बड़े जमींदार हैं, जिनका जमीन पर इतना जबरदस्त दबदबा है कि वहां पर लेबर के पास बार्गेनिंग की पावर ही नहीं है। जब आप मनरेगा जैसी स्कीम में एक वेज रेट सेट करते हैं ना सरकार की तरफ से, तो उससे जो आपके प्राइवेट एम्प्लॉयर भी हैं, जो लोकल जमींदार, उसको भी फिर दिहाड़ी बढ़ानी पड़ती है। ये तो बेसिक इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। तो मनरेगा ने इस तरीके से एक पॉजिटिव असर लाया गांव के इलाकों में। ऑफ कोर्स क्रिटिसिज्म थे, करप्शन थी, कई सिस्टम्स आए शुरू में, जो पेमेंट होती थी वो पंचायतों के थ्रू होती थी, तो उसमें करप्शन के मुद्दे आते थे। लोग कहते थे कि देखिए आप कह रहे हैं कि लोगों को रोजगार भी मिलेगा और अच्छे अच्छे काम भी होंगे, तो काम तो होते नहीं, गड्ढे खोदते गड्ढे भरते रहते हैं। तो इसमें आप, जैसा कि आपने आर्टिकल का जिक्र किया, आर्टिकल में मैंने साफ लिखा है कि देखिए मनरेगा का उद्देश्य कभी भी, प्राइमरी उद्देश्य काम करना नहीं था, उद्देश्य था रोजगार देना। जो भी काम हो रहे थे, चाहे वो फेंसिंग का काम हो, चाहे वृक्षारोपण का काम हो, चाहे तालाब बनाने का काम हो, वो एक पॉजिटिव बाय प्रोडक्ट था। जो मेन उद्देश्य था वो ग्रामीण इलाकों में रोजगार देना था उन 100 दिनों में जब खेती का काम नहीं हो रहा, तो आपके पास और व्यवसाय नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश में हम गए 2015 में, लखनऊ के थोड़ा सा बाहर, तो लोग बोलते हैं कि देखिए भत्ता तो बहुत कम मिलता है मनरेगा में। तो हमने कहा आप क्यों काम करते हैं? कह रहे देखिए सर, हम वैसे ईंट के भट्टे में काम करते हैं, हमें महीने के दिन के 400 रुपए मिलते हैं। ये 2015 की बात है। मनरेगा में हमें 170 रुपए मिल रहे हैं। तो मैंने कहा आप क्यों काम कर रहे हो? कह रहे क्योंकि भैया देखो बारिश के मौसम में ईंट का भट्टा बंद हो जाता है, तो बारिश के मौसम में मैं क्या काम करूंगा? तो मैं बारिश के मौसम में जब ईंट का भट्टा बंद होता है ना, मैं यहां आ जाता हूं। यही उदाहरण आप खेती में लगा सकते हैं। जब बुआई कटाई का सीजन ऑफ हो जाता है, तो आप, खासकर गांव की महिलाएं जो शहर नहीं जाती काम करने, वो क्या करेंगी? तो वो मनरेगा में काम करती थी। तो ये मनरेगा की एक खूबसूरती थी, एक सिस्टम था। इसमें मैं फिर कहूंगा बहुत सारे कमियां भी थी। पेमेंट जो 15 दिन में आनी चाहिए थी वो नहीं आती थी, डिले होता था, करप्शन था, ये सब था। लेकिन इसके बावजूद जो स्टडी मैंने साइट की,
कार्तिक मुरलीधरन, पॉल नीहाउ, संदीप सुक्तांकर, एक और स्टडी है इम्बट और पैप्स की, ये एक दो ऑथर्स हैं, इनको भी पॉजिटिव असर मिले मनरेगा के भारत के ग्रामीण इलाकों में। नेट हमें एक पॉजिटिव असर दिखता है। तो ये थी मनरेगा की कहानी, लेकिन हमें ये दिख रहा था कि एनडीए सरकार इसको ग्रजिंगली एक्सेप्ट कर रही, खुशी से इसको एक्सेप्ट नहीं किया स्कीम, ग्रजिंगली एक्सेप्ट किया कि ये एक ऐसी लेगेसी है जिसके साथ हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि शायद कोई ऑप्शन नहीं है। ये तो अब जाके सौरभ पिछले 2-3 साल में कैश ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट, पीएम किसान के बाद से ये आया है, वरना अदरवाइज सिर्फ मनरेगा ही एक सोशल सिक्योरिटी नेट था इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान, चाहे वो किसी भी इलाके में सूखा हो, चाहे वो कोविड हो। आप देखिए किसी भी इलाके में पहले सूखा होता था, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, तो कहते थे मनरेगा के दिन बढ़ा के हमने 100 से 150 कर दिए इस इलाके में, क्योंकि वही एक तरीका था सरकार का पैसा हाथ में डालने के लोगों के। आज की तारीख में क्या है, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर है, तो सूखा हो या बाढ़ हो 2000 रुपए आ ही रहा है कई स्कीम्स के जरिए। तो ये एक बड़ा फर्क है। अब लेकिन जो ये अनाउंसमेंट हुई कल, इस बिल का जिक्र हुआ कि एक तो नाम बदला, वीबी ग्राम जी बोल रहे हैं कुछ लोग, वीबी जी राम जी भी बोल रहे हैं, विकसित भारत जी राम जी, आगे वो ग्रामीण रोजगार योजना का है। देखिए ये अगर सिर्फ नाम बदलने का होता ना तो हम ज्यादा चर्चा नहीं होती, ठीक है, इलाहाबाद प्रयागराज बन गया, फैजाबाद अयोध्या बन गया, कोई बात नहीं, ज्यादा फर्क, गुड़गांव गुरुग्राम बन गया। लेकिन ये तो जो बदलाव हो रहे हैं ये स्कीम के प्रावधान को बदल रहे हैं, और काफी अच्छे मतलब स्तर पर, अच्छा मतलब काफी बड़े स्तर पर ये प्रावधानों को बदल रहे हैं। और कुछ 5-6 जो मेन पॉइंट जो हमने जिक्र किया आर्टिकल में, वो आज हम चर्चा करेंगे आपके साथ। जी, जैसा बत्रा साहब बता रहे हैं कि जो काम करने के दिन है 100 से बढ़ाकर 125 करने की बात है। पहले केंद्र पैसा खर्च उठाता था, राज्यों को भी 10 से 40% तक पैसा देना होगा। इसके अलावा बुआई कटाई के 60 दिन के समय ये स्कीम नहीं चलेगी, 2 महीने यानी 10 महीने की स्कीम हो गई। 12 महीने की जो स्कीम थी वो 10 महीने की हो गई, 2 महीने घटा दिए गए। वेजेस पर बात नहीं हुई, जो पैसे क्या बढ़ाए जाएंगे वो बात नहीं हुई है। देखिए नाम बदलना भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नाम की बात है, इंसान अपने नाम को बनाने के लिए पूरी जिंदगी लगाता है बत्रा साहब, नाम तो इम्पोर्टेंट है, नहीं तो नाम ना बदले जाते। प्रयागराज का नाम बदल के, इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज न किया जाता, अयोध्या फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या न किया जाता। ये सरकार नाम बदलने की में बहुत यकीन रखती है, क्योंकि नाम चलता है। नेहरू के नाम अब भी चल रहे हैं, गांधी जी के नाम चल रहे हैं। तो बात तो ये है कि आप तमाम नाम बदलते हैं, अब तो गांधी जी तक भी पहुंच गए, विदेशों में जाते हैं तो गांधी याद आते हैं। गांधी की प्रतिमा पर जाकर के आप साउथ अफ्रीका हो या ब्रिटेन हो, कहीं भी जाते हैं, आप गांधी जी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाते हैं। अभी व्लादिमीर पुतिन आए थे भारत पिछले हफ्ते, वो भी राजघाट गए, प्रधानमंत्री मोदी के साथ जाकर उन्होंने राजघाट में श्रद्धा सुमन अर्पित किए, महात्मा गांधी को याद किया। तो गांधी भारत का पासपोर्ट है विश्व के लिए, और उस पासपोर्ट को अगर आप छेड़ रहे हैं तो फिर चर्चा तो होगी बत्रा साहब, और चर्चा नहीं सौरभ, मेरा कहने का मतलब ये था, अगर केवल नाम बदल रहा होता तो सौरभ शुक्ला को कार्तिकेय बत्रा की जरूरत नहीं पड़ती इस शो में। ये एक ऐसी पॉलिटिकल स्टोरी होती जिसका सिंबलिज्म डिकोड हम सब कर लेते। ठीक है, कर दिया, वो करते आ रहे हैं, एक आदत सी बन गई है, लेगेसी का है, ठीक है, उस पर आपको शायद इकोनॉमिक एक्सपर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा बस ये कहने का मतलब था, मेरे जैसा व्यक्ति शायद उसमें कुछ ऐड नहीं कर पाता। हाँ, लेकिन इसमें क्योंकि सिंबलिज्म भी है साथ साथ, लेकिन सौरभ ये स्कीम के बहुत से मेजर प्रावधानों को बदल देता है। ये जो नया बिल है, आपने एक जिक्र किया जो 60 दिन वाला, मैं जरा इसको थोड़ा और खोलता हूं इसकी परतों को, कि देखिए सुनने में लग रहा है कि 100 दिन से 125 दिन कर दिए काम, ये बिल्कुल सही बात है, और इसको मैं बूस्टर शॉट, मैंने लिखा है अपने आर्टिकल में कि एक बूस्टर शॉट की तरह लगता है। लेकिन फिर आप साथ में एक प्रावधान देखते हैं कि साल के 60 दिन ऐसे होंगे जो राज्य सरकार तय करेगी, हर इलाके में वो अलग हो सकते हैं, हर जिले में अलग, हर ब्लॉक में अलग। वो 60 दिन जब पीक एग्रीकल्चरल सीजन होगा, कटाई बुआई का, तब ये काम नहीं होगा। अब इसमें आपत्ति क्या है? आपत्ति तो कुछ नहीं होनी चाहिए भाई, जब कटाई बुआई का काम है तो क्यों मनरेगा का काम चलना चाहिए, या कोई क्यों सरकारी औजार का काम चलना चाहिए? तो जाके अपना प्राइवेट आप एजेंट से काम लीजिए।
तो हमने जो आर्टिकल में अपने मेंशन किया है, हम मतलब मैं और मेरी जो कॉलीग है अवंतिका प्रभाकर, हमने ये मेंशन इसमें किया है सौरभ कि इतना आसान नहीं है। जब कटाई और बुआई भी हो रही है तो आप जो नेगोशिएशन कर रहे हैं जमींदार से, जिनके खेत पे आप काम कर रहे हैं, अब जब उनको पता चल गया कि आपके पास एमजी एनआरईजीए का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो वो जो आपकी दिहाड़ी तय करेंगे वो अपने मन मुताबिक कर सकते हैं। पहले उनको पता था कि चाहे कम हो, लेकिन एक डर है कि अगर मैं काम नहीं दूंगा तो ये व्यक्ति मनरेगा में चला जाएगा। लेकिन अब जब पता है कि वो 60 दिन तो फ्रीज हो गए ना, जब राज्य सरकार ने कह दिया वो काम नहीं होगा 60 दिन, और जो दिहाड़ी मजदूर है वो ये तो कह नहीं सकता कि मैं बाकी 125 दिन कमाकर और बचाकर ये 60 दिन निकाल लूंगा। दिहाड़ी मजदूर का मतलब ही यही है कि हम रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। तो वो जो 60 दिन है वो बहुत आसान नहीं है उनके लिए। और हमने अपने स्टडी एनालिसिस में ये दिखाया कि खासकर उन इलाकों में, जैसे मैंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण लिया, आपके राज्य का, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फैजाबाद, अयोध्या जो जिला है, ये जिले वो हैं जहां जमींदारी तालुकदारी चलती थी और आज भी उसके अवशेष वहां मौजूद हैं। और अगर आप वहां एनालिसिस करें सौरभ, आप पाएंगे कि वहां पे लीन सीजन में भी, लीन सीजन जो सबसे कम एक्टिव मनरेगा के 2 महीने हैं, वहां भी ठीक ठाक डिमांड है इन इलाकों में मनरेगा की। तो पूरे यूपी में जो सबसे 2 लीन महीने हैं वहां डिमांड रहती है मनरेगा की। पूरे साल में अगर 100 दिन है तो केवल 9 दिन, लेकिन इन जिलों में ये 13-14 दिन चली जाती है। मतलब ऐसे जिले जहां जमींदारी के अवशेष अभी भी हैं, वहां पर जो डिपेंडेंस है मनरेगा पर वो ज्यादा है, वहां लोग ज्यादा डिमांड करते हैं मनरेगा को लीन सीजन में भी, तो वो 60 दिन उनके लिए भारी पड़ेंगे। और ये एक एनालिटिकल पॉइंट हमने बनाया है। जो दूसरी बड़ी चीज हुई है सौरभ, कि अभी तक मनरेगा में क्या हो रहा था कि एक बजट बनता था यूनियन गवर्नमेंट का, और राज्य सरकारें मनरेगा में खर्चा करती थी, और जैसे जैसे पैसा खत्म होता था वो और मांगती थी, उनको और पैसा मिल जाता था। तो इसमें एक नेगेटिव भी होता था, पॉजिटिव। पॉजिटिव ये था कि राज्य सरकारों का कोई कैप नहीं था, वो जितना मांगते थे उनको मिलता था। वर्कर जितना पैसा काम मांगेगा उतना काम मिलेगा। 100 दिन के अंदर अंदर तक केंद्र सरकार को पूरा फंड करना पड़ेगा। ये एक पॉजिटिव था। इसका डाउन साइड सौरभ ये था, और ये हम जब मनरेगा में काम करते थे, जब एज रिसर्चर्स, तो हम सुनते थे कि तमिलनाडु जैसे राज्य जो ज्यादा एफिशिएंट है, वो साल के पहले ही कुछ महीनों में अपना सारा फंडिंग एलोकेट, जो भी फंडिंग थी वो खत्म कर देते थे, क्योंकि वहां पे स्कीम अच्छे तरीके से चल रही होती थी और वो और डिमांड करते थे। वहीं यूपी बिहार जैसे राज्य जहां शायद मनरेगा की ज्यादा जरूरत है, वो कम फंड यूटिलाइज कर पाते थे, क्योंकि वहां पर वर्कर ही नहीं थे जमीनी स्तर पर, सरकारी वर्कर जो मनरेगा को ठीक से एग्जीक्यूट कर पाए। और हमने दिखाया है कि तमिलनाडु ज्यादा अमीर, ज्यादा समृद्ध होने के और कम लोग होने के बावजूद मनरेगा के एलोकेशन का 2021-22 में तकरीबन 9-10% फंड ले रहा था, जबकि यूपी बिहार उससे कम 5-7-8% पर थे। तो ये एक, इसका एक डाउन साइड भी था कि जो ज्यादा एफिशिएंट स्टेट थे वो ज्यादा फंड्स पूल ले पा रहे थे। अब क्या हुआ है, अब केंद्र सरकार ने ये कहा है डिमांड बेस्ड नहीं होगा, हम एलोकेट करेंगे राज्य सरकार को फंडिंग अपने पैरामीटर्स के हिसाब से। अब इसका पॉजिटिव ये होगा कि वो जो उत्तर प्रदेश बिहार वाली स्टोरी मैंने आपको बताई, तमिलनाडु वाली, वो तो करेक्ट हो जाएगी। लेकिन डाउन साइड क्या होगा कि अगर तमिलनाडु को और पैसा चाहिए या केरल को और पैसा चाहिए, तो वो केंद्र सरकार बोलेगी नहीं, हमने आपको जितना एलोकेट किया था आप उतना ही मिलेगा, इसके ऊपर अगर आपको खर्चा करना है आप खुद करिए। और इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट पर एक और फाइनेंशियल बर्डन डाल दिया है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट का आप देखिए, सबसे ज्यादा जो ठगी गई है वो स्टेट गवर्नमेंट ठगी गई हैं कि एक तो हम एलोकेट करेंगे, डिमांड बेस पे नहीं होगा तो इसके ऊपर करना खुद खर्चा करिए। दूसरा, जो स्कीम का खर्चा पहले जो केंद्र सरकार पूरा का पूरा जो दिहाड़ी का बिल था वो केंद्र सरकार देती थी, और मटेरियल का 75% देती थी, मटेरियल बिल का। अब जो पूरी स्कीम है इसका 60-40 स्प्लिट होगा। 60% केंद्र सरकार खर्चा उठाएगी, 40% राज्य सरकार खर्चा उठाएगी। तो मतलब राज्य सरकार को 2 तरीके से ठगा गया है। 40% आपको स्कीम का उठाना है, और जितना आवंटित है अगर आप उसके बियॉन्ड गए तो आप अपने अपने हिसाब से देखिए, सब अपना अपना देख लो। तो ये जो अब इससे क्या होता है सौरभ, आखिरी बात, फिर आपकी टिप्पणी लेंगे।
कि इससे क्या होता है, अगर मान लीजिए अब केंद्र राज्य सरकार को पता है मेरे राज्य में डिमांड है, लेकिन मुझे इतने दिन आवंटित ही नहीं हुए केंद्र सरकार से, तो राज्य सरकार प्रेशर में आ जाएगी, उसको दिन देने पड़ेंगे। अब उसने दिन दे दिए, लोगों को रोजगार दे दिया, अब पैसा देने की बारी आएगी, राज्य सरकार बोलेगी अब मैं पैसा कहां से लाऊं, मेरी वैसे ही 100-150 स्कीमें चल रही हैं, कहीं लाडली बहन चल रही है, कहीं लाड़की बहना चल रही है, कहीं कुछ चल रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, जब ये फंड शॉर्टेज होती है ना सौरभ, तो फंड डिले हो जाता है, लोग काम कर लेते हैं लेकिन उनको हफ्ता हफ्ता पैसे नहीं आते। एक ऐसी स्कीम जिसकी पूरी स्पिरिट ही इस बात पे है कि काम करने के 10 से 15 दिन में आपके पैसे आ जाएंगे, जब उस स्कीम में पैसा 2-3 महीने बाद आए तो उस स्कीम का जो पर्पस है वही किल हो जाता है। तो मेरा ये, हमने जो आर्टिकल इसमें लिखा, हमने यही कहा कि ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं है, मनरेगा की आत्मा को थोड़ा बदला जा रहा है, और इसमें कुछ वरिंग साइंस हैं जिसको हमने अपने आर्टिकल में हाईलाइट किया है। ठीक है, ये तो सारे आर्टिकल के आंसर्स थे। बत्रा साहब, क्या लगता है, आखिरी सवाल ही है, मैं समझना चाहता हूँ आपसे, फिर खुद को समझा रहा हूँ, मुझे तो पता है क्यों नाम, क्यों ठीक है आप ये सब सारे चेंजेस कर देते, विकसित भारत मनरेगा कर देते, भाई वीबी जी राम जी करने के बजाय विकसित भारत मनरेगा कर देते। मतलब महात्मा गांधी का नाम हटाना क्यों जरूरी था, ये क्या मंशा थी, समझ में नहीं आता। आपके मित्र थरूर साहब ने भी क्रिटिसाइज कर दिया इस पर बीजेपी को। अरे हमारे मित्र नहीं, वो आजकल किसी और के मित्र नहीं सौरभ, आपने बिल्कुल शुरू में सही कहा था कि नाम बदलाव कोई, देखिए मुझे लगता है, मुझे आदत पड़ गई है अब, लेकिन ये बात सच है कि लेगेसी को अप्रोप्रिएट करने का ये काम जो हो रहा है, कि एक महात्मा गांधी जी के सामने आप भगवान राम को पिट कर रहे हैं एक तरीके से देखा जाए तो, जबकि ये बेईमाना है बिल्कुल। जिस व्यक्ति के आखिरी 2 शब्द हे राम थे, उनका नाम बदल के आप जब जी राम जी लगा देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें मुझे कोई कंसिस्टेंसी दिख रही है। बट ठीक है, उनका अपना एक तरीका है भारत को देखने का, वो चाहते हैं कि जहां भी जो भी स्कीम हो उनके आइकन्स के नाम लगे, और अब क्योंकि महात्मा गांधी का नाम बदलना था तो उन्हें कोई ऐसा नाम लेकर आना था जो महात्मा गांधी से भी ऊपर हो, और महात्मा गांधी के ऊपर किसी लिविंग व्यक्ति का नाम शायद आरएसएस की अपनी या बीजेपी के अपने पैंथियन में नहीं होगा, तो वो सीधा भगवान राम को लेते हैं। हाँ एग्जैक्टली, मुझे ये लगा। बाकी देखिए, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी वगैरह के नाम पर बहुत सब किया, ये चलता रहता है। मैं ऑनेस्टली बताऊं कि हालांकि मुझे ये नाम बदलने की प्रक्रिया बहुत वेस्ट ऑफ टाइम लगती है, मुझे लगता है प्रायोरिटीज और बहुत बड़ी हैं हमारे देश में, लेकिन अब जो हो रहा है वो हो रहा है। मैं उससे हटकर मेन तथ्यों की बात करने आया था आपसे आज, और मुझे लगता है कि ये चर्चा हमने आज की बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है, क्योंकि मैंने उसके बाद एक और ट्वीट किया है सौरभ, अभी 15-20 मिनट पहले, कि हम लोग राजनीति में इतना खो गए हैं कि गवर्नेंस, जो राजनीति का मकसद है, उसके बारे में बात करनी भूल गए हैं शायद। जी, राजनीति का मकसद है लोगों तक पहुंचना, और मनरेगा की स्कीम जो लोगों तक पहुंचती थी, लोगों में, गांव के लोगों को रोजगार देने वाली बात थी, 100 दिन की गारंटी थी, उसको 125 दिन के बाद की जा रही है, लेकिन पैसा नहीं बढ़ाने की बात है, 60 दिन तक ये स्कीम नहीं चलेगी। बहुत कुछ बदला है, और बदला है स्कीम का नाम। इसको लेकर के हमने बत्रा साहब के साथ चर्चा की। शायद बापू अगर जिंदा होते तो कहते छोड़ दो, कोई बात, मुझे मार सकते हैं, मुझे मिटा सकते हैं। आपने मुझे वो लगे रहो मुन्ना में का डायलॉग याद दिला दिया। जी बिल्कुल, मेरे विचारों अगर बापू जिंदा होते तो, अगर आज बापू जिंदा होता तो बोलता कि देश तो अपना हो गया लेकिन लोग अपने नहीं रहे। बस फिलहाल तो गांधी जी चलिए, जिन मूल्यों को लेकर चले, मूल्यों को समझिए, बाकी व्हाट्स देयर इन द नेम, as rightly said by William Shakespeare, I think. The person whose name was written beneath the coat. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, Saurabh. Thank you. बहुत जल्द हाजिर होंगे नए एक विषय के साथ। थैंक यू।